लेकिन अंबानीज जो हैं ये मोदी जी के परम मित्र हैं। ये आज से नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तब से अंबानीज को ये फ़ायदा पहुंचाते रहे और इन्हीं की तिगड़ी मोदी जी, अंबानीज और रिलायंस के जो हैं, इन लोगों ने मिलकर इस देश को कहाँ से कहाँ धकेला। जिस समाजवाद के नाम पे वो लोग उन्होंने राजनीति शुरू करी थी, आज समाजवाद नहीं, इनका परिवारवाद है। समाजवाद तो कहीं भूल गए। मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर और जनेश्वर मिश्र जैसे लोग हुआ करते थे, उस वक्त अच्छी सोच थी उनकी। कांग्रेस से निकल के ही सब लोगों ने इसकी पार्टियां बनाई थी, लेकिन वो समाजवाद तो खो गया। आज तो सिर्फ परिवारवाद है। बदलाव मैं जो देख रहा हूँ आज के जगह, लालच, सत्ता का लालच, अवसरवादिता आज के लोगों के अंदर, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता, अवसरवादिता लोगों के ऊपर काफ़ी हावी है। अवसर जिनको जहां मिलता है वो दल बदल के तुरंत दूसरे दलों में चले जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से भी काफ़ी लोग ने दल बदला। नमस्कार, अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत शबाब पर है। सियासत की गर्मी चारों तरफ देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से जनता में अपनी बात को रखने की कोशिश में जुगत में लगे हैं। वहीं जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं के बारे में जाने, उनके काम करने के तौर तरीकों के बारे में जाने, उनका नेता उनके बारे में कितना सोचता है इस विषय में जाने। क्योंकि अक्सर जनता की तरफ से आरोप लगते रहे हैं कि फला सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये सरकार रहती तो बेहतर होता। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका खामियाजा उनको 5 साल तक भुगतना पड़ता है। बहरहाल, इन्हीं मुद्दों को समझने के लिए कि नेता क्या कह रहे हैं, तमाम पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जनता के बारे में उनकी क्या सोच है, विकास को लेकर के उनका क्या विज़न है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, जन नेताओं से मिल रहे हैं और वहीं आम जनता से भी हम लोग उनके मूड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज़ को समझते समझते पहुँचे हैं कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे नागेंद्र सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। 1985 से छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की। बीच में बिजनेस और व्यवसाय को लेकर कुछ सालों तक राजनीति से दूरी रही, लेकिन 2007 में एक बार फिर सक्रिय राजनीति में इन्होंने कदम रखा और तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में जनता के बीच काम कर रहे हैं और इस बार फाजिल नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दमदार दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनकी दावेदारी कितनी कारगर होगी, इनका काम जनता के बीच जो इन्होंने रह के जनसेवा वगैरह की है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर फाजिल नगर विधानसभा की जनता इनको अपना विधायक क्यों बनाएगी और इनकी पार्टी इनको विधायक पद का टिकट दे करके मैदान में क्यों भेजेगी। इन्हीं सब बातों पे चर्चा पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है साहब। नागेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि एक बार अपने विषय में बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी जाने कि फाजिल नगर विधानसभा में जो आपकी दावेदारी है वो कितनी हद तक जायज़ है, क्योंकि आप 2007 से दोबारा सक्रिय राजनीति में लौटे हैं और छात्र राजनीति कही जाती है कि राजनीति की पैदावार यहीं से शुरू होती है, जो यहाँ से निकल के आता है वो कुछ ना कुछ समाज को जरूर देता है। देखिए, मेरे जहाँ तक फाजिल नगर विधानसभा की बात है, मैं 2007 से, वैसे तो मेरी पैदाइश फाजिल नगर विधानसभा की ही है, यहीं से ही मैंने अपना जन्म इसी धरती से किया है और कुछ समय मेरी पढ़ाई के सिलसिले में मैं दिल्ली में रहा, मेरा परिवार दिल्ली में रहा उस वक्त। और 1985 से मैंने अपनी छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत किया था, वो भी कांग्रेस के ही सपोर्ट से। उस वक्त अंबिका सोनी जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुआ करती थी यूथ की, उस वक्त से मैंने अपनी राजनीति शुरू करी थी और शुरू करने के बाद कम से कम 4-5 साल तक मैं वहाँ पे सक्रिय रहा दिल्ली में। उस वक्त उपराज्यपाल हुआ करते थे, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे और उस वक्त दूसरे और एक हमारे नेता हुआ करते थे, उनके साथ जुड़ के मैंने काफ़ी काम किया वहाँ पर। 2007 के बाद मैं फाजिल नगर विधानसभा में अपने राजनीतिक करियर दोबारा शुरू किया मैंने और तब से मैं कांग्रेस के लिए लगा रहा। मैं लोकसभा का, देवरिया लोकसभा से भी दावेदारी मेरी 2009, 2014, 2019 में रही, लेकिन पार्टी को शायद उस वक्त मैं फिट नहीं बैठा जातीय समीकरण में या राजनीतिक समीकरण में, उस वक्त मुझे टिकट नहीं मिला। जहाँ तक विधानसभा की बात है, मैं 2012 में भी विधानसभा का टिकट मांगता रहा
उस वक्त मुझे नहीं मिला यहाँ फाजिल नगर से। 2012 के बाद 2017 में गठबंधन हो गया सपा से, इसलिए उस वक्त मैं टिकट से वंचित रहा। और इस वक्त 2021 में फिर मैंने अपनी दावेदारी यहाँ पे करी है, तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं अपनी विधानसभा के लोगों की सेवा जैसे इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, कर रहा हूँ, उसी तरीके से लगा रहूँगा, करूँगा। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है और वो सवर्णों पे आधारित है, तो आप सवर्ण वर्ग से आते हैं। अमूमन देखा गया है कि जब मौके नहीं मिलते तो लोग दल बदलू नेता के तौर पे बहुत सारे लोगों ने पार्टियां बदली है। आपकी भी पार्टी से बड़े बड़े नेता चले गए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपका ये जो कांग्रेस के प्रति मोह है वो भंग नहीं हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और विचारधारा की एक हर आदमी की अपनी एक सोच होती है किसी भी पार्टी की विचारधारा को लेके, क्योंकि हमारे पुरखे कांग्रेस से ही जुड़े रहे, हमारे दादा नाना सब लोग इसी पार्टी से जुड़े रहे। हमारा जो अपना एक विचार है, कह लीजिए हमारे परिवार का, कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे हट के, देखिए सत्ता पाना एक अलग चीज़ है। अगर सत्ता का ही लालच होता तो शायद मैं पैसा दे के अन्य दलों में शामिल हो जाता और टिकट की दावेदारी और दलों से भी ले सकता था। लेकिन चूंकि मेरी निष्ठा, मेरे परिवार और मेरी सोच कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जो मैं कांग्रेस को चाहे मरते दम तक, मेरे परिवार ने भी नहीं छोड़ा और मैं भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा हूँ कि इसकी विचारधारा सब सर्व समाज को लेकर चलने की है। बाकी पार्टियां कहती जरूर है कि हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन आपको मालूम है सभी पार्टियों का जो है एक कोई परिवारवाद से जुड़ा है, कोई धर्म से जुड़ा है, कोई जाति के नाम से राजनीति करता है। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने न जाति के नाम से कभी वोट मांगा, ना धर्म के नाम से वोट मांगा। इसने सर्व समाज को, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया। इसलिए मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ और कांग्रेस के साथ ही जुड़ा रहूँगा। आप लंबे समय से राजनीति में हैं। पहले मूल्यों पे राजनीति होती थी, मूल्यपरक राजनीति होती थी, तब में अब में क्या बदलाव आया है? देखिए, पहले की राजनीति जो मूल्यों पे होती थी, लोगों के एक विचार हुआ करते थे। आज की जो राजनीति में बहुत बदलाव आ गया है। आज की सबसे बड़ी जो बदलाव मैं जो देख रहा हूँ आज के जगह, लालच, सत्ता का लालच, अवसरवादिता आज के लोगों के अंदर, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, अवसरवादिता लोगों के ऊपर काफ़ी हावी है। अवसर जिनको जहां मिलता है वो दल बदल के तुरंत दूसरे दलों में चले जाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से भी काफ़ी लोग ने दल बदला। कहते तो हैं कि हमारे विचार नहीं मिले, लेकिन इतने सालों से लोग जुड़े रहे, क्या उनके विचारों, बिना विचारों को ही पार्टी से जुड़े रहे? ठीक है, कुछ मतभेद होते हैं लोगों से, लेकिन मतभेद का मतलब ये नहीं होता कि अपना घर और परिवार छोड़ के दूसरे लोगों के साथ जुड़ दिया जाए। परिवार अपना होता है। कांग्रेस एक परिवार की तरह, इसमें सभी दलों के लोग, सभी जाति के लोग इसमें रहे हैं और सभी जातियों के लोगों ने मिलके ही कांग्रेस का कहा जाता है जन्म दिया था। तो इस परिवार को छोड़ के जाने वाले लोग अवसरवादिता लोग हैं और ये मैं समझता हूँ कि वो लोग चापलूस लोग, जिनको सत्ता ही चाहिए किसी भी कीमत पे, लोगों का सेवा भाव नहीं है। क्योंकि अगर सेवा भाव होता तो लोग बिना दल बदले भी सेवा राजनीति की कर सकते थे, लेकिन लोगों का अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। ये बदलाव बहुत ज़्यादा है, अवसरवादिता का, लालच का और सत्ता की लालच का। खास अब आते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे सर, और तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं। अखिलेश यादव अपनी तान छेड़े हुए हैं, नहीं चाहिए भाजपा, तो भाजपा कह रही है अब की बार 300 के पार। कांग्रेस भी कह रही कि हमने जो प्रतिज्ञा की है, 7 प्रतिज्ञा हैं कांग्रेस की, उनकी बदौलत जो किसानों को लेकर के उन्होंने कहा है कि गन्ना 400 के पार, गेहूं धान की खरीद 2500 में, वहीं बच्चियों को स्कूटी और लैपटॉप वगैरह की बात उन्होंने कही और तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा है। सब लोग अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन भाजपा वहीं कह रही कि देश को कांग्रेस ने 70-75 सालों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 70 सालों की बात करती है। तो जिस पार्टी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, उनके आरोप हैं। तो क्या देखते हैं कि आखिर कहाँ कमी थी? क्यों देश के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी पार्टी का चुनाव करेंगे जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, 70 सालों की जो भाजपा बार बार कहती है, 70 सालों में ये शायद भूल जाते हैं कि 10 साल 15 साल उनके भी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो आरोप लगाते हैं खास तौर पे कि भ्रष्टाचार का, कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की बुद्धि घास चरने गई होगी कि आज आप देख रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यहाँ पर सुई भी नहीं बनती थी, और इतनी बदहाली की स्थिति से निकलते हुए खास तौर पर 47 का एक विभाजन, उसके बाद 62 का युद्ध, उसके बाद 65 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 70-71 का युद्ध आपने देखा होगा। इतनी विपत्तियों का सामना करते हुए भी हमारे आज हम सेल्फ कहा जाता है इंडिपेंडेंट, हम लोग अपना
खुद हमारे अपने कह सकते हैं हथियार बनाने का, हवाई जहाज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी चीज़ें आज खुद हम लोग बना रहे हैं। जो पहले हम अमेरिका और दूसरे देशों पे निर्भर रहा करते थे, आज 70 सालों में आज हम खुद आत्मनिर्भर बन गए हैं। और उस आत्मनिर्भर बनने की वजह से ही आज जितने लोग हमारे, चाहे भाजपा के लोग, चाहे सपा के, वो जो जितने चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, शायद वो भूल गए कि सारे हमारे देश में ही बनते हैं और हमारी कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों में जो दिया उसी का ये उपयोग करते हैं। तो ये कहना कि भाई 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, शायद उनको मुझे लगता है उनकी बुद्धि में कुछ कमी है। दूसरा रह जाता है, आरोप लगाते हैं ये भ्रष्टाचार का। आज तक भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप उन्होंने सिद्ध कर दिया? सिर्फ बातें बनाना और कहना तो हर दल का काम है, और आरोप तो हमेशा लोग लगाते ही हैं कि कांग्रेस को और कुछ नहीं मिला, उनको तो बदनाम करने का इनको एक सीधा साधा बात रहती है कि किसी को आरोप लगा दो। क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, आरोप सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब तक कोई आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को आरोपित करना या बातें करना, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं है। और भ्रष्टाचार जहाँ तक भाजपा का काम है, भाजपा चाहे सपा का काम है, सपा के बारे में आप जानते हैं कि इसे परिवारवाद को लेकर चलती है। आज आप देखेंगे मुलायम सिंह जी ने जब अपना बनाया इसको अपनी समाजवादी पार्टी, आज उनकी पार्टी में मैं समझता हूँ कि सभी लोगों का परिवार के अलावा उनका विकास, सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ तो उनके परिवार का हुआ है। चाहे उनके उठा के आप उनका इतिहास देख लीजिए, जिस समाजवाद के नाम पे वो लोग उन्होंने राजनीति शुरू करी थी, आज समाजवाद नहीं, उनका परिवारवाद है। समाजवाद तो कहीं भूल गए। मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर और जनेश्वर मिश्र जैसे लोग हुआ करते थे, उस वक्त अच्छी सोच थी उनकी, कांग्रेस से निकल के ही सब लोगों ने इसकी पार्टियां बनाई थी, लेकिन वो समाजवाद तो खो गया। आज तो सिर्फ परिवारवाद है। बहन जी की लोग बात करते हैं, उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था उन्होंने। आज देख लीजिए, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा जो रह गया सिर्फ थोथा चना वाली बात हो गई है। आप आज देखेंगे तो बहन जी ने जो कहाँ से कहाँ उठ के, आज मुझे लगता है कि उनकी जो दौलत आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर उसका जो अगर बजट देखा जाए उससे कहीं ज़्यादा उनकी दौलत है। कहाँ एक मामूली घर में मास्टर के घर से पैदा हुई गरीब घर की बेटी कहाँ से बन गई? ये इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का, अपने लोगों का ही सिर्फ भरण पोषण किया है राजनीति का फ़ायदा उठा के। लेकिन कांग्रेस को उठा के देखिए, कांग्रेस का इतिहास आप उठा के देखिए, कांग्रेस ने कहाँ से कहाँ इस देश को IIT एम्स बना के दिया, IIT बना के दिया, सेल, HMT, आपको मालूम है एक घड़ी हुआ करती HMT जो पहली इंडिया के अंदर बनाई गई थी। आज वो चीज़ें कहाँ से देश की घड़ी के नाम से मशहूर हुआ करती थी। और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, जितने मैं समझता हूँ हॉस्पिटल्स वगैरह हिंदुस्तान के अंदर बने हैं। अभी तो योगी जी ने शायद अभी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन एम्स का बनाया, वो भी नींव हमारी कांग्रेस सरकार ने ही डाली थी। तो ये लोगों का कहना कि हमने सिर्फ, इन्होंने मंदिर बना के अभी थोड़ा जीर्णोद्धार किया है उसका, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत के तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस ने जो विकास किया है उसका मुकाबला ये 100 क्या 1000 साल तक करेंगे भाजपा वाले, या और जो दूसरे दल के लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी संसद में कहा था कि ऐसा नहीं है कि देश ने इन सालों में तरक्की, मतलब आज़ादी से लेके अब तक तरक्की नहीं किया है, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया वो ऐतिहासिक था। इस तरह का बयान आता है, एक प्रधानमंत्री के मुंह से आता है, उनके मुखारबिंदों से आता है, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होते हैं। एक ऐसी राजनीति का वक्त था। दूसरी तरफ वहीं सोशल मीडिया पे तमाम लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि 70 सालों में जो आप पूछते हैं कि किया क्या है, वही आप बेच रहे हैं जो कांग्रेस ने किया है। लोग ऐसा करिए, मेरे आरोप नहीं है। तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सर्वमान्य नेता थे, हम लोग भी उनका रिगार्ड करते हैं, और उन्होंने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही थी उस वक्त। और आप देखेंगे जितना चीज़ें कांग्रेस ने बनाई थी, चाहे रेल, सेल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जितने भी हैं, आप देखेंगे हवाई जहाज़ का भी, राफेल का भी आपने उदाहरण देखा, अभी उसकी मुझे लगता है जांच चल रही है उस चीज़ों के अंदर। ये सब चीज़ें मोदी सरकार ने उनको बेचने का काम किया, बनाने का काम नहीं किया है। आज आप देखेंगे इस चीज़ को कि जितनी भी चीज़ें इन्होंने बनाई है, कहते हैं, सो कॉल्ड कहते हैं ये लोग, इन्होंने सिर्फ अंबानीज और अदानी को खुश करने के लिए ही किया है। आपको शायद जानकारी हो नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंबानीज जो हैं ये मोदी जी के परम मित्र हैं। ये आज से नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तब से अंबानीज को ये फ़ायदा पहुँचाते रहे। और इन्हीं की तिगड़ी मोदी जी, अंबानीज और रिलायंस के जो हैं, इन लोगों ने मिलकर इस देश को कहाँ से कहाँ धकेल दिया। इन लोगों का ही विकास हुआ। आप अगर देखेंगे पूरे हिंदुस्तान की GDP में और पूरे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो आप देखेंगे दो कंपनियां, दो लोगों का जो समूह है, एक अंबानीज और एक अदानी, इनका रातों रात कितनी चौगुनी कह सकते हैं या 10 गुनी तरक्की करी है। और देश की आम जनता जो रही है वो गरीबी और बेरोजगारी के कारण
क्या इनका हाल हो रखा है। आम जो गरीब है, जो पहले अच्छी कमाई किया करता था, शहरों में जाके यहाँ पे अपना खाना जैसे रोजी रोटी अपने परिवार का भरण पोषण जो किया करता था, उन लोगों का तो नीचे स्तर गिर गया है। लेकिन अंबानी और अदानी की जो अपनी आर्थिक स्थिति है, आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, 7-8 सालों में देखेंगे तो इनका कम से कम 10 गुना और 100 गुना हो गया। कोरोना काल में लोग कहते हैं कि लोगों का अर्थव्यवस्था चौपट होगी, खुद ही कहते रहे लोग अर्थव्यवस्था चौपट होगी, लेकिन 2 आदमी का अर्थव्यवस्था कह लीजिए, 2 लोगों की अपनी दौलत कह लीजिए, कम से कम 10 गुनी बढ़ गई है। ये मोदी जी का विकास है, ये मोदी जी का अपना विजन है, जो सिर्फ 2 परिवार, 2 लोगों को चलाने के लिए उन्होंने देश को गुलामी के स्तर पर ला दिया। चलिए, आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बात करते हैं। आपकी पार्टी दावा कर रही है कि 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, किंग मेकर की भूमिका में होंगे, और साथ ही साथ ये दावा कर रही है कि हमारे बिना कोई सरकार बना नहीं सकती। प्रियंका, निश्चित तौर पर इसके लिए प्रियंका गांधी की मेहनत, अजय कुमार लल्लू का संघर्ष जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं जो मुख्य विपक्षी पार्टी होने का जो दायित्व था कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से बढ़कर निभाया, ऐसा लोगों का मानना है। इस चीज़ को लेकर के क्या सोचना है? इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का प्रदर्शन क्या होगा? क्या वाकई किंग मेकर की भूमिका में होंगे? देखिए, पिछले 30-32 सालों में कांग्रेस की स्थिति खराब रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हमें मानने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन जब चुनाव में नहीं होता है, चाहे किसी भी तरीके का हो, तो रिजल्ट अगर सही नहीं आता तो आदमी को फेलियर ही माना जाता है। लेकिन 32 सालों में हमने बहुत सीखा है, और उसी का नतीजा है कि प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, और हमारे अजय कुमार लल्लू जी जो हमारे तमकुही राज्य के विधायक हैं, उनको अध्यक्ष बनाया। और जब से अजय कुमार लल्लू जी अध्यक्ष बने हैं, तब से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक विपक्ष की जो सही भूमिका कहा जाए, वो हमारी कांग्रेस पार्टी ही निभा रही है। और हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी, जो आपने देखा होगा रैलियाँ कर रही हैं, जगह जगह लोगों को जागरूक कर रही हैं, उससे हम लोगों कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम लोगों का संगठन नहीं था उत्तर प्रदेश में, बूथ लेवल तक हम लोगों के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि हर नया पंचायत में, जैसे खासतौर पर मैं फाजिल नगर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ 22 नया पंचायतें हैं। 3 हम लोगों के जैसे ब्लॉक पड़ते हैं, एक फाजिल नगर, दुधही और तमकुही, तो इनको मिला के 22 नए पंचायत। हम ये कह सकते हैं कि 22 नए पंचायतों में हम लोग बूथ पे अपना 90% तक का काम हम लोग पूरा कर चुके हैं। बूथ अध्यक्षों तक का गठन हम लोग कर चुके हैं। ये सिर्फ संभव हुआ है हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी के प्रयास से, उनके मेहनत से, और हमारे आदरणीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, जिनकी मेहनत का नतीजा है कि हम आज बूथ लेवल पे पहुंच चुके हैं। और इसी बातों को ध्यान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम आने वाले चुनाव में अपना प्रदर्शन हमारा पहले से बहुत बेहतर होगा। अगर किसी कारण से हम सरकार नहीं बना पाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। आप अपनी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? फाजिल नगर में अगर मौका मिला, पार्टी को लगेगा कि अगर नागिन सिंह को है तो वो कुछ अप्रत्याशित परिणाम ला के देंगे, तो इसके लिए क्या तैयारी है आपकी, और कितना आशान्वित हैं अपनी जनसेवा से या जो आपने काम किए होंगे अपनी विधानसभा में? देखिए, जहाँ तक हमारी फाजिल नगर विधानसभा की बात है, पीछे जो चुनाव में बंटवारा होता रहा है, तो जातीय यूपी और बिहार में आपको मालूम है जातीय समीकरण से ही लोग चुनाव काफ़ी हद तक जीतते हैं। हमारे यहाँ पीछे एक खास वर्ग के सपा से 6 बार के विधायक रहे आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्होंने भी 7 बार के विधायक होने के बाद भी आज भी अगर हम फाजिल नगर में सड़कों का हाल और स्वास्थ्य की सेवाओं का हाल देखेंगे तो बहुत जर्जर अवस्था में है। मुझे लगता है कोई हॉस्पिटल जो बने हैं यहाँ पे सामुदायिक केंद्र, जिनमें डॉक्टर ही नहीं होते, दवाइयाँ नहीं होती, और जो उनकी बिल्डिंग है, जो उनके, वो भी जर्जर अवस्था में है, जो कब गिरेंगी, क्या कब टूटेगा, कब गिरेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिजली की भी व्यवस्था आप देखेंगे, जो बिजली का केंद्र हमारा बनता है, ट्रांसफार्मर है, तारों का जो जाल है, वो ऐसे का वैसा है। उसके बाद 2 बार से भाजपा के विधायक गंगा सिंह कुशवाहा जी रह गए हैं। वो लोग भी ने भी अपना, सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि अपने कुछ व्यक्तिगत लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए कुछ किया होगा। कुछ सड़कों का थोड़ा बहुत निर्माण अब मैं देख रहा हूँ, जो चुनाव का आखिर समय आ रहा है तो गिट्टी गिरा गिरा के लोगों ने छोड़ा हुआ, थोड़े बहुत सड़कें बना रखी हैं। लेकिन आज भी कह सकता हूँ कि 70-75% सड़कों का जो बुरा हाल है, आज ये भाजपा और सपा के शासन की देन है, जो आज भी सड़कें, नहीं तो आज आप मान सकते 32 सालों में, 35 सालों में कम से कम सड़कों का जाल बिछ जाना चाहिए था यहाँ फाजिल नगर विधानसभा के अंदर। हमारे आरपीएन सिंह जी नेता जो रहे हैं हमारे कुशीनगर के, पडरौना के, उनकी बदौलत आप देखेंगे तो जो गैस का कनेक्शन, सड़कों का जाल,
जब वो मंत्री रहे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, और उसके बाद अपना जो उन्होंने विकास किया है, आज आप देखेंगे गांव-गांव में लोगों को, पहले गैस के लिए लाइनें लगा करती थी, लोग घंटों घंटों कई दिनों तक इंतजार किया करते थे, लेकिन आज उनके आरपीएन सिंह की बदौलत जो लोगों को गैस की सुविधा मिली, रोड की सुविधा। आप कुशीनगर में देखेंगे तो आपको जितने भी बड़े बड़े रोड हैं, चौड़ी रोडें मिली होंगी, ये सिर्फ हमारे आरपीएन सिंह जी की देन थी। लेकिन भाजपा के शासन में पिछले 2 बार से विधायक जो हमारे भाजपा के गंगा सिंह कुशवाहा जी, आप अगर जाएंगे हमारे दुधही की तरफ रोड देखेंगे, रेलवे स्टेशन से दुधही की जो रोड जाती है, इधर जोकुआ से लेके अगर अपना तुर्कपट्टी की तरफ रोड अगर देखेंगे तो सड़कों में इतने गड्ढे पड़े हैं, आप देख के गाड़ी आपके चलानी मुश्किल हो जाएगी। इधर भटई खुर्द की तरफ जाएंगे, रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड टूटी पड़ी है। क्या 10 सालों में भाजपा को ये रोडें नहीं दिखी? हमारे विधायक जी, हम केंद्र की बात छोड़ दें एक मिनट के लिए, लेकिन हमारे जो विधायक रहे हैं उन लोगों ने यहाँ पे शिक्षा का कोई काम किया? आज भी शिक्षा माफिया हावी है। आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे स्कूल बन के लोगों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। स्वास्थ्य में देखेंगे तो लोगों को बच्चे। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, सरकार किसकी आएगी, किंग मेकर कौन होगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम एक भावी प्रत्याशी से बात कर रहे हैं कांग्रेस के। अगर वो जीतते हैं, नागेंद्र सिंह जी जीतते हैं चुनाव, तो फाजिल नगर की कौन सी ऐसी 3 प्रमुख समस्याएं हैं जिन पे वो काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो एक स्वास्थ्य का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी जहन में है, ये चीज़ें जो मैं लोगों को देखता हूँ, गरीब बच्चे दवाई के अभाव में, महिलाएं जो जहाँ पे छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं वो उनका शोषण करते हैं। सबसे पहले तो सरकारी जो सहूलियतें हैं, छोटे छोटे अपने जगहों पे सामुदायिक केंद्र बना के, उनको जो बने भी हो टूटे हो कोई पूछने वाले, सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य के लिए हमें बनाने हैं, उनके डॉक्टर की सुविधा उन लोगों के लिए करनी है। दूसरा, शिक्षा के स्तर को हमें थोड़ा सुधारना होगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर सुधरेगा तभी हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे या उनको आगे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। क्योंकि शिक्षा का स्तर अगर नहीं होता तो नौजवान हमारे उस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनको नौकरी में भी दिक्कत आती है। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा है बिजली की व्यवस्था। बिजली की व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है, खंभे गिरे हुए, ट्रांसफार्मर तो यहाँ हर हफ्ते जल जाता है, और हर 10 दिन तक 15 दिन में ट्रांसफार्मर बदलवाने के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। और भी बहुत समस्या, खाद की समस्या। लेकिन 3 प्रमुख जो बातें बोली आपने, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, इसको दुरुस्त करने के लिए हम लोग जोर लगाएंगे, सबसे प्रयास करेंगे जी। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया कांग्रेसी नेता जो फाजिल नगर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, दावेदार हैं, प्रमुख दावेदारों में से एक हैं नागेंद्र सिंह जी। उनसे हमने बातचीत किया, उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर एक सवाल का जवाब, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन्हें यहाँ की जनता मौका देती है, उनके जहन में जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं, पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, और उन्होंने बिजली व्यवस्था की बात करी है। उनके जहन में और भी बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उस पर भी वो काम करेंगे। बहरहाल चलते हैं कहीं और, किसी और विधानसभा में किसी और नेता से, जनप्रतिनिधि से जनता के सवाल पूछते हैं और उनका विज़न क्या है आपको लेकर के ये जानने की कोशिश करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए नागेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।